जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट आज लेकर के आया हूं। इसका अगला पार्ट हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या आने वाले व्यापम के एग्जाम हो, पुलिस भर्ती एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपका ऑप्शन है अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी और मिथुन चक्रवर्ती। चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिनेमा का क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथुन चक्रवर्ती। देख पाएंगे दिग्गज अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। टेलीकॉम जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। अगला प्रश्न है हमारा आज का, न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मनमोहन सिंह किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन है गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट। राइट आंसर आपको बताना है, करंट अफेयर का प्रश्न है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हाई कोर्ट। भारत की राजधानी में दिल्ली तो प्रमुख हो जाते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बदले गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया यहाँ पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में है मनमोहन सिंह, ठीक है, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है। इनको मार्च 2018 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई थी। बाद में इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस डेट को। 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर। बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन डे की। बहुत सारे पुरस्कार जो है बुक ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश से हिंदी करने में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी पुरस्कार मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। विश्व भर में अनुवादकों और भाषा के पेशेवर को काम को जश्न मनाने के लिए 30 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसकी स्थापना 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1991 से यह दिवस मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, आज का चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया है और ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, दुबई, मुंबई या लंदन। ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। देख पाएंगे कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है। और इस वर्ष का इसका थीम है कि वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। चलिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन है दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी या वेदांगी कपूर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दिव्यांगी। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं भारत को। यहाँ पर देखते हैं दिव्यांशी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर शूटिंग की बात हो रही है, ठीक है, में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराया है। चलिए, अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया। 4 बायोगैस के प्लांट या यूनिट स्थापित किए गए हैं, किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या हरियाणा। हाल ही में वहां पे विजिट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का निर्माण उद्घाटन किया है। ये जो प्रोजेक्ट हैं गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया जिले में हैं। ठीक है। राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? नीति आयोग के बारे में हमको डिटेल जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है। जो पहले योजना आयोग था वही अब नीति आयोग हो गया है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। तो उद्यमिता मंच की शुरुआत कहाँ से हुआ है, किस राज्य के साथ की गई है? तेलंगाना है ऑप्शन में, तमिलनाडु है, असम है और हिमाचल प्रदेश है। राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। तो नीति आयोग ने महिला उद्यमिता हब और सरकार के साथ मिलकर के महिला उद्यमिता मंच की स्थापना किया है। ठीक है। पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा और 400 से अधिक सलाहकार भी शामिल हैं इस क्षेत्र। चलिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में की है? ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। जनजातीय कार्यक्रम है, जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से, कहाँ से स्टार्ट हुआ? हजारीबाग जिले से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार सहयोग से इस योजना में परिव्यय के 79,156 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार इसमें लगभग 56,333 करोड़ का योगदान करेगी। बाकी जो योगदान होगा वो राज्य सरकार का करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इसे क्रूज भारत मिशन या कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका क्रूज भारत मिशन। देखते हैं इसके डिटेल्स में। तो क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बंदरगाह में और इसके लिए क्या है कि वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है और जिसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में काजिंद भारत और किस देश के बीच ये युद्ध एक्सरसाइज हुआ है? ठीक है, युद्ध अभ्यास की बात हो रही है। काजिंद युद्ध अभ्यास रूस है, कजाकिस्तान है, इजराइल है और सिंगापुर है। नाम से ही ऑप्शन के हिसाब से समझ में आ रहा होगा काजिंद जो है भारत किस देश के साथ मिलकर के युद्धाभ्यास करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कजाकिस्तान, ये सही है क्योंकि कजाकिस्तान का काजी लिया गया है। ठीक है। और हिंद देश हिंदुस्तान का हिंद लिया गया है। ठीक है। तो एक काजिंद बन जाता है दोनों मिल करके। तो एक्सरसाइज काजिंद है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 8वां संस्करण इसका 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग ऑल इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ही मैक्सिमम जो एक्सरसाइज होते हैं वो किए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि साल 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? पहले तो आपको याद रखना है कि जो मेडिकल का नोबेल पुरस्कार है वो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए है, ये माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए है, या जीन एडिटिंग के लिए है, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो आरएनए की खोज की है इन्होंने, उससे संबंधित इनका प्रयोग था जिसके लिए क्या मिला है? मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार है। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए सम्मानित किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। क्या क्या ऑप्शन है? असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। देखते हैं डिटेल्स। असम राज्य ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना है, एक प्रकार छात्रवृत्ति दी जाती है, इसके तहत नियत मुआवजा की शुरुआत की है, जिसमें 1,000 और 2,500 रुपये या 12,000 सॉरी 1,250 रुपये दिया जाता है अलग अलग कक्षा पास करने पर। आगामी कुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? कुंभ मेला आयोजित होने वाला है 2025 में। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ और एक ऑप्शन है केशव प्रसाद मौर्य। तो कुंभ 2025 में होने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो इसका जो लोगो का अनावरण किया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शरदी नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 के लिए लोगो लॉन्च किया है, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और एक अमृत कलश को भी इसमें दर्शाया गया है जो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, ऐसा मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर की दृष्टि से, कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा जनजाति है, उसकी विरासत को समृद्ध करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो बंजारा जनजाति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अधिक रहती है। तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र के वाशिम पोहर देवी बंजारा विरासत का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इनके आध्यात्मिक गुरु हैं बंजारा समुदाय के गुरु संत सेवालाल महाराज और संत राम राव महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, साल 2024 के केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? ये वैज्ञानिकों का नाम नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कितने को मिला, एक को, दो को या तीन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। तीन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीन वैज्ञानिक को दिया गया है। पुरस्कार कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने साल 2024 का नोबेल प्राइज देने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका जो आधा अवार्ड है, तीन हिस्सों में बांटा गया है अवार्ड को। आधा अवार्ड का जो मनी है वो डेविड बेकर को मिलेगा, और दूसरा जो आधा हिस्सा है उसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। ठीक है, डेविड, डेमिस और जम्पर, तीन नाम याद है, डेविड, डेमिस और जम्पर। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, प्रोटीन से संबंधित उसको खोज किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? यहाँ पर नाम पूछा गया है, तीन नोबेल पुरस्कार मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में मैं और भी नोबेल पुरस्कार आप लोग को बताऊंगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन। बी ऑप्शन है जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन। सी ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टीन। पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को। ठीक है, इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो इनको मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस, अब जानते हैं डाक जो है वो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी कि संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष। ठीक है, 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जो शुरुआत है 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की 150वीं वर्षगांठ भी है। 1874 से स्टार्टिंग आप मान सकते हैं। किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। ऑप्शन है अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या और महिला जयवर्धने। तो राहुल द्रविड़ तो पहले इंडिया के कोच थे, ठीक है। अभी गौतम गंभीर है इंडिया के कोच, आप याद रखेंगे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनत जयसूर्या। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कैप्टन कौन है, मुख्य कोच कौन है? सनत जयसूर्या। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये रहेंगे। आज का 19वां प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये भी है कि किस क्रम के खेलों का आयोजन हो रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। कहाँ पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की कौन अध्यक्ष है? पीटी उषा। इनका अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है इस संबंध में। और कार्यक्रम को आईओए महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसके बाद 25 अक्टूबर को बैठक होगी और मंजूरी मिलेगी तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, जयपुर, मुंबई या शिमला? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का आधार रखा गया है। आप सभी को पता है आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो काफी ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है। चलिए, आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था 20वां, ये कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में करंट अफेयर के मैं वीडियो में 20 क्वेश्चन आप सभी लोग के लेकर के आया था। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग का कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आने वाले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आऊँगा, जो हमारा अक्टूबर महीने का ही पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2 रहेगा। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।